हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल 23 टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर की फास्ट फॉरवर्ड और स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। टोटल वेटेज इस चैप्टर की कितनी है, कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं सैंपल पेपर में, या कितने क्वेश्चंस आपसे एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, कौन से टॉपिक्स की आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करने से काम चल जाएगा, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में याद करना पड़ेगा। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई विल ट्राई टू कंप्लीट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इन 1 वीडियो लेक्चर, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो हम इसको पार्ट बी में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को बच्चों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो सब आपको इतनी हेल्प करेंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एनुअल एग्जाम्स एंड ऑल्सो टू नो कि किस तरह से थोड़े से समय में हम इतना लंबा चैप्टर बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स रिवाइज चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इस चैप्टर में 23 हैं। इस चैप्टर में हमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल में कवर अप करनी है, और इसमें टोटल 23 टॉपिक्स हैं। कौन सी फॉर्म में कितने टॉपिक्स हैं ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन जो सैंपल पेपर है जो इस साल रिलीज हुआ है, उसमें इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन चारों क्वेश्चंस की कंबाइंड वेटेज 11 नंबर की है। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। वो चारों क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं वो भी मैंने लिख दिया है। पहला 1 मार्कर क्वेश्चन सोल ट्रेडरशिप से है, एक 1 मार्कर क्वेश्चन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से है, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड है, जो कि एक केस स्टडी है और प्रमोशन स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, ये बात तो क्लियर है कि किसी भी चैप्टर से मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होती है मार्क्स के हिसाब से वो 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर ही होते हैं। और अगर कोई चैप्टर 10 नंबर या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली उसी में से लेंथी क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती है कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएगा। तो इसीलिए हम जब भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो हम ये सोचकर प्रिपेयर करेंगे कि इस टॉपिक से मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मिनिमम 1 नंबर का। अब क्योंकि इस चैप्टर से 4 टॉपिक्स ही कवर अप हुए हैं सैंपल पेपर में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से या टॉपिक की रेलेवेंस के हिसाब से मैंने यहां पर कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड व्हाट आर दीज टॉपिक्स? दैट फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। फीचर्स तो बच्चों आप सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से याद कर लेंगे। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी एंड HUF। क्योंकि इन फीचर्स को याद करने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर अगर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू कैन फ्रेम योर ओन लैंग्वेज एंड यू कैन राइट द आंसर्स। उसके अलावा पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ लेंथी क्वेश्चन ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने कर रखी हैं, तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ही। इस चैप्टर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज कर रखी है। जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज दे रखी हैं उनका कंपैरिजन और उनकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की 4 स्टेजेस है फॉर्मेशन में, लेकिन उसमें से प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इन स्टेजेस में जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं
उन डॉक्यूमेंट्स में से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन का, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो टोटल 23 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये ऑलरेडी मैं आपसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्लियर कर चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन 23 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स जो हैं वो इंडिविजुअली एंड स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सोल ट्रेडरशिप से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप, एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडरशिप। पार्टनरशिप से रिलेटेड टोटल 7 टॉपिक्स हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। HUF से रिलेटेड सिर्फ आपको एक ही टॉपिक करना है, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ HUF। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, लिमिटेशंस ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, दैट इज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और लास्ट 2 टॉपिक्स क्या हैं, सारी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन है, दैट इज 1 टॉपिक, and all the factors that should be kept in mind while taking a decision about a particular form of business organization or choosing a particular form of business organization। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स मिलाकर टोटल 23 टॉपिक्स हैं। अब इन 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हिसाब से हम रिवाइज कर लेते हैं। कहा जाता है कि 1 man control is the best in the world provided that 1 man is capable enough to manage everything। इस तरह की स्टेटमेंट के साथ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में सोल ट्रेडरशिप से रिलेटेड सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, सोल ट्रेडरशिप के फीचर, उसकी एडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशंस और उसकी सूटेबिलिटी। सोल ट्रेडरशिप बच्चों एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है और जिसमें ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द बिजनेस and the owner of the business are treated as same in the eyes of the law and there is no separate legal entity। सोल ट्रेडरशिप के हमने 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स कर रखे हैं, उसके फॉर्मेशन एंड क्लोजर के बारे में, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में, रिस्क बियरिंग के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो जल्दी से एक बार वो सारे फीचर्स दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि सोल ट्रेडरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसे एक सिंगल पर्सन अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करता है, सिंगल हैंडेडली वो उसको मैनेज और कंट्रोल करता है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, सारे रिस्क वो अपने आप बेयर करता है, सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स वो अकेला ही शेयर करता है, उन प्रॉफिट्स को वो किसी के साथ बांटता नहीं है। एंड द सोल ट्रेडर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज ट्रीटेड एज सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। एंड सोल ट्रेडर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। बिजनेस को जो भी लॉस होता है, अगर वो बिजनेस के असेट से पूरा नहीं होता है तो वो सारे के सारे लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर से पूरे किए जाते हैं। और जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट होती है। सो देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो बच्चों हमने देखा कि इन्हीं फीचर्स में से कुछ एडवांटेजेस हैं सोल ट्रेडरशिप की और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो अलग से हमें एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रॉफिट सोल ट्रेडर के ही होते हैं, ये उसका बेनिफिट है। कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होता है, ये भी उसका बेनिफिट है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर दोनों ही सोल ट्रेडरशिप में बहुत ही आसान होते हैं। कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल ट्रेडरशिप को गवर्न करता है। आसानी से बाय द डिसीजन ऑफ द ओनर सोल ट्रेडरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज के साथ,
और अगर बिजनेसमैन उसे बंद करना चाहे तो क्लोजर फॉर्मेलिटीज भी बहुत ही लिमिटेड या निल है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो है बहुत आसान होता है। और अगर इन्हीं फीचर्स में से हम कुछ ड्रॉबैक्स देखें तो सोल ट्रेडर जो है वो इंडिविजुअल रिस्क बेयरर होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके बिजनेस की कंटिन्यूटी या एग्जिस्टेंस सिर्फ सोल ट्रेडर पर ही डिपेंडेंट होती है। डिसीजन मेकिंग फास्ट तो होती है लेकिन ही इज ओवरबर्डन्ड विद टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड मैनेजिंग द होल बिजनेस। तो ओवरबर्डन ऑफ वर्क जो है वो सोल ट्रेडरशिप का ड्रॉबैक है। तो आप फीचर्स याद कर लेंगे सोल ट्रेडरशिप के, और उन्हीं फीचर्स में से कैसे आप एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में बता सकते हैं, दैट आई हैव डिस्कस विद यू। उसके बाद बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है, क्योंकि अब ये बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके इसका स्कोप कम होता जा रहा है, इनफैक्ट खत्म ही होता जा रहा है, तो सिलेबस में भी इससे रिलेटेड सिर्फ फीचर्स ही हैं। आप वो सारे फीचर्स उसकी हेडिंग्स याद कर लेंगे और कुछ उन फीचर्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे कर्ता होता है, को पार्टनर्स होता है, इस तरह की टर्म्स आप याद कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि HUF पे 1 नंबर का या मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। HUF को ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इस बिजनेस को जो चलाते हैं वो 3 सक्सेसिव जनरेशन के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स माने जाते हैं, मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। बाकी के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है लेकिन बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये भी एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। तो इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और बेनिफिट्स भी हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। तो आपसे इस टॉपिक पे MCQs में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो एल्डेस्ट मेंबर है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, जो बाकी के सारे मेंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, को पार्टनर्स कहते हैं, किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कर्ता की होती है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की होती है, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आप लिखेंगे नो इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आई होप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पार्टनरशिप। Partnership is an agreement between 2 or more persons to carry on the lawful business and to share the profits and losses of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो बच्चों इस डेफिनेशन में पार्टनरशिप के सारे फीचर्स कवर अप हो जाते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अगर वो राइटिंग में एग्रीमेंट होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मिनिमम मेंबर्स पार्टनरशिप में कितने चाहिए, 2, और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दैट टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज द जनरल पार्टनरशिप। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर और यूनिक फीचर पार्टनरशिप का क्या है, दैट इज अ फीचर ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट डज दिस फीचर से, कि जो एक पर्टिकुलर पार्टनर डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, तो वो अपने उस डिसीजन से सारे पार्टनर्स को बांध देता है, उसका वो डिसीजन बाइंडिंग बन जाता है on the other partners also. So every partner is the principal as well as the agent of the other partners and the partnership firm. उसके अलावा जैसे हमने फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप से उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जो हैं वो याद कर लिए, उस तरह से जो पार्टनरशिप के फीचर्स हैं उससे आप एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जो हैं वो आसानी से बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पार्टनरशिप जो है वो 4 तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, partnership at will and particular partnership. So general partnership is a partnership where all the members have the unlimited liability and it is established for an indefinite period. उसका कोई period नहीं होता है। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती है जिसमें किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद अगर एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है तो वो कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, किसी फिक्स वेंचर के लिए या किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए।
लेकिन अगर पार्टनरशिप की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है तो वो होती है पार्टनरशिप एट विल। वो पार्टनर्स अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं और अपनी मर्जी से ही उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, और उस पार्टनरशिप डीड के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं। उनके बीच में जो कुछ भी तय किया जाता है वो उस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। तो 8 से 10 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप पार्टनरशिप डीड के याद कर लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। Another important topic is registration of the partnership firm, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर्स रजिस्टर करवाना चाहें तो शुरू में या चलती हुई पार्टनरशिप को कभी भी वो रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए उन्हें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उनको रजिस्ट्रार के पास जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें डिटेल्स देनी पड़ती है पार्टनरशिप की। फिर फॉर्म भरने के बाद उन्हें पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। थर्ड स्टेप में जो रजिस्ट्रार है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखकर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर देता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जब वो रजिस्टर हो जाती है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, द रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, and the partners of the registered firm can file a case against the other partners and against the firm। तो अगर आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है क्वेश्चन में कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो आप क्या लिखेंगे, लैंग्वेज को नेगेटिव करके लिख देंगे दैट अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, the partners of the unregistered firm cannot file a case against the other partners and against the firm। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों इफेक्ट्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के, उनको आप याद कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स टू स्टडी, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। इन 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का एक कंपैरेटिव चार्ट दे रखा है, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप कर लेंगे। एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट्स में शेयर करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। सीक्रेट पार्टनर बिल्कुल एक्टिव पार्टनर जैसा होता है लेकिन उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है। नॉमिनल पार्टनर ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर या उसको कोई और रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर, लेकिन वो उनको नहीं रोकता है, सो ही बिकम्स अ नॉमिनल पार्टनर। और माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इन सारे पार्टनर्स का आप कंपैरेटिव चार्ट कर लेंगे और उसके बाद आपसे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या आइडेंटिफिकेशन पे केस स्टडी आ सकती है कि इसमें से आइडेंटिफाई करिए कि कितनी तरह के पार्टनर्स जो है वो केस स्टडी में डिस्कस कर रखे हैं बाय कोटिंग द लाइंस। तो बच्चों इस रिवीजन में मैंने आपसे सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है। पार्ट 2 में हम कोऑपरेटिव एंड कंपनी को रिवाइज करेंगे और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।